हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में देखेंगे इनकी विभिन्न परिभाषाओं को, इसके अर्थ तथा इसके विभिन्न सिद्धांतों को देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन ये जो टॉपिक है ये यूपी पीजीटी का जो सोशियोलॉजी का एग्जाम है उसमें मेंशन किया गया है। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन से कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे में आज के क्लास में टोटल जितने भी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है उसको कवर करूंगी, इसलिए क्लास को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन समाज की जो आधारभूत इसकी जो संरचना होती है इस पे परिवर्तन जो होता है उस पर क्या करता है, मेनली प्रकाश डालता है। और ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है यह एक बहुत ही विस्तृत अर्थ में होती है और इसका जो परिवर्तन है यह बहुत ही कठिन विषय भी माना जाता है। तो इस प्रक्रिया में समाज की जो संरचना है, उसकी कार्य प्रणाली है, उसमें किस प्रकार से कोई चीज़ नया जन्म लेता है इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है तो इसके अंतर्गत मूलतः जो स्टेटस आते हैं, जो वर्ग आते हैं, जो मनुष्य के जीवन का स्तर होता है, उसके व्यवहार होते हैं, इस प्रकार के जितने भी प्रतिमान होते हैं उसके अंदर होने वाले परिवर्तनों को देखा जाता है। तो क्या यह परिवर्तन सही रहता है या मनुष्य की संरचना को, उसके समाज के अंतर्गत रहने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन लाता है, उसकी जीवनचर्या को बिगाड़ता है, इसको हम लोग देखेंगे। और ये सामाजिक गतिशीलता पर निर्भर करता है कि सामाजिक जो गतिशीलता है वो तो समाज के अंतर्गत अवश्यंभावी है, उसमें ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि कोई परिवर्तन हमें देखने को ना मिले। तो देखिए, मेनली क्या होता है कि जो सामाजिक परिवर्तन है इसमें 3 प्रकारों के चीज़ों का होना आवश्यक है। वे 3 प्रकार की चीज़ें क्या हो जाएंगी कि वस्तु, समय और अंतर। देखिए, ये जो 3 चीज़ों के बारे में बोला गया है, वस्तु, समय और अंतर, कोई भी चीज में, कोई भी वस्तु में परिवर्तन होना चाहिए। जिसमें परिवर्तन हो रहा है यानी विषय वस्तु हमें चाहिए, वो विषय हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकता है। और वो जो परिवर्तन हो रहा है तो उसमें देखा जाएगा कि पहले के समय में क्या उसकी अवस्था थी और वर्तमान समय में क्या अवस्था है, यानी 2 समयों के बीच जब तुलना की जाए तो हमें पता चलता है कि परिवर्तन हुआ है कि नहीं। जब तक हम 2 समय की तुलना ना करें तो कैसे पता करेंगे कि वो जो परिवर्तन हुआ है या पुरानी स्थिति ही बनी हुई है। और परिवर्तन करने का आधार क्या है, तो हम लोग अंतर के आधार पर, उन दोनों अवस्थाओं के अंतर के आधार पर समझ सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 तथ्यों का अध्ययन करते हैं। पहला, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन एवं परिवर्तन के कारक, जो विभिन्न कारक हैं वो कौन क्या कारक है जो परिवर्तन को फलदायी करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो उतना तो परिभाषा और लॉन्ग परिभाषा हम लोग को याद रखना मुश्किल है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि कीवर्ड को याद रखेंगे। कीवर्ड को याद रखने से आप लोग को जल्दी ही उन परिभाषाओं में अंतर करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला है मैकाइवर एवं पेज जी का। इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है। जैसा कि बोला गया है इनके द्वारा कि जो समाज क्या है, मतलब सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसके बारे में बात की है। इसमें हुए परिवर्तनों को हम देखेंगे। तो ये परिवर्तन क्या है, यह गत्यात्मक होगा, परिवर्तनशील होगा। और इन्होंने समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि किसमें दिखाई है, तो सामाजिक संबंधों में। सामाजिक संबंधों
का एक जाल माना है इसे। केवल इन्हीं संबंधों पे होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये किनके द्वारा बोला गया है, तो मैकइवर और पेज जी के द्वारा। किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की जो संरचना है उसके प्रकारों में परिवर्तनों को माना है। यानी सामाजिक संगठन अर्थात समाज का जो ढांचा है उसमें किस प्रकार से अंतर आया है, इसकी बात किंग्सले डेविस जी के द्वारा की गई है। H.M. जॉनसन जी ने सामाजिक परिवर्तन को बहुत ही संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण शब्दों में स्पष्ट करते हुए बताया है कि मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है। यानी कि जो संज्ञानात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो वो क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। ये किनके द्वारा बात की गई है, तो H.M. जॉनसन जी के द्वारा। इसी प्रकार से वॉटरमोर जी ने सामाजिक संरचना, संस्था और इसके पारस्परिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों की बात की है। गिडिंग्स महोदय ने बुनियादी संरचना या बुनियादी संस्था में बात की है। वहीं मेडेल और एल्ड्रिच महोदय ने मानव व्यवहारों में परिवर्तनों की बात की है। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं। तो सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापक प्रक्रिया है, यानी यूनिवर्सल इसे प्रोसेस माना गया है। सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाजों में घटित, अब कोई भी समाज ले लीजिए उसके अंतर्गत आपको परिवर्तन देने को मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज आपको नहीं नजर आएगा जिसमें लंबे समय तक कोई परिवर्तन ना हुआ हो या लंबे समय तक वो स्थिर हो। हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और ये संभव है कि परिवर्तन की जो रफ्तार है कहीं धीमी हो सकती है, कहीं तीव्र हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें कि परिवर्तन हमें देखने को ना मिले। सामुदायिक परिवर्तन ही वस्तुतः सार्वजनिक परिवर्तन है। इस कथन का मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन का नाता किसी विशेष व्यक्ति या समूह के विशेष भाग तक ही नहीं होता। वे ही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहते हैं जिनका प्रभाव समस्त समाज पे होता है। जब समस्त समाज पर वो परिवर्तन का इफेक्ट पड़े तो वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन के विविध स्वरूप हो सकते हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग, समायोजन, संघर्ष और प्रतियोगिता की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन हमें विभिन्न ढंग से हम इसे देख सकते हैं, विभिन्न रूपों में हम देख सकते हैं। और ये जो परिवर्तन है ये आपका एक रेखीय भी हो सकता है या बहुरेखीय भी हो सकता है। और इस प्रकार का जो परिवर्तन है ये क्या करता है, समस्या मूलक होता है और कल्याणकारी होते हैं। कोई समस्या होती है तो उसके अंतर्गत जब परिवर्तन हो और उस समस्या को क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। उस परिवर्तन के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। और परिवर्तन का कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। और ये परिवर्तन क्या है, ये एक जटिल तथ्य है और ये हम किसी तुलनात्मक रूप में इसका अध्ययन करके परिवर्तन किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की जो गति होती है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आपको इरेगुलर देखने को मिलेगी तो कहीं रिलेटिव भी रहेगी। समाज की जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं उनमें विभिन्न प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके अंतर्गत आपका जनसांख्यिकीय हो सकता है, प्रौद्योगिकीय कोई विकास हो सकता है या सांस्कृतिक आर्थिक कारक भी हो सकते हैं जो समाज के अंतर्गत परिवर्तन को बढ़ावा देते हों। इसी के संदर्भ में एक बहुत ही महान समाजशास्त्री हैं विल्बर्ट ई मोर, जिन्हें हम लोग इमूरे कहते हैं। इन्होंने आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की चर्चा की है और उन्होंने चर्चा करते हुए अपने ढंग से इसका वर्णन किया है। वो क्या बताते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है उस निश्चित रूप से घटित होती है। सामाजिक पुनरुत्थान के समय में परिवर्तन की जो गति है बहुत तीव्र होती है। अगर हम बीते समय की अपेक्षा वर्तमान के समय की प्रक्रिया को अधिक तीव्र हो, पहले क्या होता था, पुराने जमाने में परिवर्तन की जो गति थी वो थोड़ी धीमी थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो कोई भी परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से हमें देखने को मिलती है। हमारे जो विचार होते हैं वो सामाजिक संरचना स्वाभाविक ढंग को बहुत ही असामान्य गति प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत भी क्या होता है, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और सामाजिक परिवर्तन का अनुमान तो हम लगा सकते हैं लेकिन इसका निश्चित रूप में हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अब है कि सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्रोत क्या है, किस किस माध्यम से समाज के अंतर्गत परिवर्तन होता है। तो कुछ समाजशास्त्रियों का कहना था कि जो सामाजिक परिवर्तन है इसके कुछ मुख्य स्रोत हैं जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ। पहला हो गया खोज। कोई मनुष्य क्या होता है, इस स्वभाव से खोजी स्वभाव का होता है। तो जब उसको अपने ज्ञान से, अपने अनुभव के आधार पर कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है और बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए एक बहुत ही वो
अग्रसर रहता है कि उसको बेहतर जीवन मिल सके। जैसे मान लीजिए कि शरीर में जो रक्त का संचालन होता है वो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों के कारण कभी हो सकता है। अगर आपका रक्त संचालन कम हो जाए तो आपको बीमारियां हो सकती है। तो ये क्या करें, खोज के आधार पर बोला जा सकती है कौन सी बीमारी हुई जिसके कारण रक्त संचालन कहाँ कमी हुई है, जिसके कारण कोई बीमारी हुई है, इसके बारे में बात की गई। आविष्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हुए हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। और आविष्कारों ने ही मनुष्य को समाज में एक युगांतकारी एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में मदद की है। अगर आविष्कार नहीं रहता तो अभी भी मनुष्य क्या करता, पैदल ही चलता। एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाने के लिए उसके पास कोई यातायात का साधन नहीं उपलब्ध होता। प्रसार, सांस्कृतिक जगत के परिवर्तन में प्रसार का प्रमुख योगदान रहा है। हमारा पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण जैसे प्रक्रियाओं का मुख्य आधार प्रसार ही रहा है। प्रसार मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फैलना। अगर हमें भूमंडलीकरण नहीं मिलता, हम वैश्वीकरण के प्रभाव में नहीं आते, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने सीमित जगह में ही रह जाता। उसको अपने व्यापार के लिए, अपने शिक्षा के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था। उसको अपने योग्यता के अनुसार उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, उसे समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बात की है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके इनके सिद्धांतों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो आता है चक्रीय सिद्धांत, जिसे सेलिकल थ्योरीज बोला जाता है ऑफ सोशल चेंज। परिवर्तन चक्रीय गति से होती है, चक्र की भांति होती है। और ये जो चक्र है ये इसकी जो सिद्धांत है इसकी बात की गई है स्पेंगलर महोदय जी के द्वारा, टाइनबी जी के द्वारा, पेरेटो जी के द्वारा, उसके बाद सोरोकन महोदय जी के द्वारा। अर्थात क्या हो गया कि जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर उसका जन्म होता है। तो ये जो प्रक्रिया है एक गति से चलती ही रहती है। जैसे दिन होते हैं तो रात होते हैं, फिर दिन होते हैं, फिर रात होते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या एक चक्र के भांति चलती ही रहती है। और इसका सबसे पहले बात की स्पेंगलर महोदय जी के द्वारा। इसके सिद्धांत को उत्थान पतन या ऋतुजनीय से परिवर्तन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत का वर्णन उनकी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट 1918 में की। इसमें वे बताते हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए 8 सभ्यताओं का अध्ययन करके बताया कि जिस सभ्यता का उत्थान होता है उसका पतन भी निश्चित है, और जो सभ्यता पतन होगा उसका उत्थान भी निश्चित है। तो इसी जो निराशावादी या प्रारंभ या अंत के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत की बात की। सेकंड है अर्नाल्ड टाइनबी जी। इनका जो सिद्धांत है इसे चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत बोला जाता है। इसके लिए उन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया। ये अपने सिद्धांत में क्या बताते हैं कि प्रकृति के द्वारा सभ्यता को चुनौती दी जाती है, और जो सभ्यता प्राकृतिक दशाओं को अनुकूलन कर लेती है तो वो वही सभ्यता जीवित रहती है। जैसे कि मान लीजिए कहीं अगर जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता होगी, तो इसका पतन का कारण क्या रहा होगा, जरूर कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। तो अगर उस प्राकृतिक आपदा से वो अपने आप को बचा लेता तो वो सभ्यता क्या होती, आज नष्ट नहीं होती। लेकिन वो प्राकृतिक कारण से नहीं चल पाए, जिसके कारण ही क्या हुआ कि वो सभ्यता नष्ट होगी। और अर्नाल्ड टाइनबे जी ने ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारे थिंकर है हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने डार्विन के प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत के बारे में बात की थी। उससे ही वे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि समाज पर लागू करते हुए बताते हैं कि प्रकृति उन्हीं को समाज में रहने देती है जो रहने योग्य होते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है कार्ल मार्क्स। इनके सिद्धांत को द्वंद्वात्मक या प्रविधि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में उत्पादन प्रणाली, आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने वाले संपूर्ण संरचना किस प्रकार से बदल जाती है इसके संदर्भ में बताया है।
इसे आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने इतिहास के 5 युगों में विभाजित किया है। इन्होंने इतिहास को क्या किया था, 5 युगों में विभाजित किया था। वेलेन महोदय जी ने इनका जो सिद्धांत है उसे प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद का सिद्धांत बोला जाता है, कि वे बताते हैं कि जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तो जो समाज की संपूर्ण संरचना है वो भी बदल जाती है। इन्होंने नॉर्वे के जो बड़े परिवार था इसका उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर बताया कि मनुष्य जैसा करता है वैसा बन जाता है। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं हॉबहॉस जी। इनके सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक इन्होंने अपनी व्याख्या की है। नैतिक आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बात की है और बताते हैं कि जो परिवर्तन है वो क्या है, 3 आधारों पे उन्होंने इसकी बात की है। सामूहिक जीवन, कानून और राजनीतिक जीवन, ये तीनों जब समाज के अंतर्गत परिवर्तन लाते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया घटित होती है। और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे मैक्स वेबर जी का जो सिद्धांत है वो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो है उन्होंने धार्मिक आचारों का बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इसके आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत की बात की है। माल्थस महोदय जी का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत बताता है कि जनसंख्या में वृद्धि जो होती है वो ज्यामितीय दर से होती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से। जबकि खाद्य पदार्थों में जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय दर से होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। तो इसके लिए वे बताते हैं, उन्होंने 25 वर्षों में किसी देश की जनसंख्या अगर क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, लेकिन खाद्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने अपने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत पर बताया है। आर्गमन महोदय जी का सिद्धांत बताता है मौलिक संस्कृति की अपेक्षा जो अभौतिक संस्कृति होती है वो ज़्यादा पिछड़ जाती है। थॉमस महोदय ने संस्कृतियों के मिश्रण एवं समाजीकरण को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। सारे थिंकर्स को आप लोग नोट करते जाए कि कौन से थिंकर्स ने किस सिद्धांत के बारे में बात की है। सोरोकिन महोदय जी ने सांस्कृतिक गतिशीलता या उतार चढ़ाव का सिद्धांत दिया है। ये इनके सिद्धांत का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में इसके बारे में बात की है। उनके अनुसार वे बताते हैं कि जैसे स्पेंगलर महोदय जी ने क्या बताया था कि चक्री के भांति परिवर्तन होता है, लेकिन वो उनकी बात को नकारते हैं। वे बोलते हैं चक्र की भांति परिवर्तन समाज में नहीं होता है, बल्कि एक झूले या घड़ी की पेंडुलम की भांति होती है। मतलब परिवर्तन की जो गति होगी वो ऐसे होगी, इस प्रकार से परिवर्तन समाज के अंतर्गत होगा। यहाँ पे आपका चेतनात्मक व्याख्या इन्होंने की है और यहाँ पे उन्होंने भावनात्मक आधार पर इसके बारे में बात की है। चेतनात्मक भौतिकवाद की बात की है और इधर भावनात्मक मानवतावादी गुणों के परिभ्रमण के बारे में वे बात करते हैं। और इन दोनों का मिश्रण ही क्या होता है, समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। विल्फ्रेड पेरेडो जी का जो सिद्धांत है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में बात की है। इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वेबलन जी ने अभिजात वर्ग को क्या कहा, विलासी वर्ग भी कहा है और इन्होंने प्रदर्शनकारी उपभोग का सिद्धांत के बारे में भी बात की है। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं वे हैं अगस्त कॉम्ट जी। तो इनका जो सिद्धांत है वो रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इतने देर हम लोगों ने चक्रीय सिद्धांत को पढ़ा था। तो सामाजिक परिवर्तन जब एक ही सीधी रेखा में होती है और एक अवस्था बीत जाने के बाद पुनः नहीं आती है तो उसको रेखीय सिद्धांत के बारे बोला जाता है। और इस सिद्धांत के समर्थक अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर महोदय, मार्क्स, वेवलेन, हॉबहॉस इत्यादि आते हैं। अगस्त कॉम्ट जी ने विकास की, मानवीय जो विकास है उसके 3 अवस्थाओं के बारे में बात की है। धार्मिक, जिसे थियोलॉजिकल स्टेज बोला जाता है, तात्विक, मेटाफिजिकल और वैज्ञानिक यानी पॉजिटिव स्टेज के बारे में वे बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की जो क्लास है सामाजिक परिवर्तन पूरे अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।